नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में आज होने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। प्रस्तावित बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और मौसम की खबरों में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदान में बढ़ाई ठिठुरन। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी आफत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में होने वाली इस 4 दिवसीय चर्चा के शुरुआती 2 दिन लोकसभा के लिए सुनिश्चित थे। इसी के चलते आज शनिवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी थी। वहीं बात राज्यसभा की करें तो संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को सूचीबद्ध है। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित की जाएगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। संविधान 129वां संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। कहा जा रहा था कि ये विधेयक जो है संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। हालांकि पहले ये सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन अब सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसे में 12 दिसंबर को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिली थी, इसके बाद इस विधेयक का लोकसभा में पेश होने का रास्ता अब साफ हो गया था। अगर इस विधेयक की बात करें, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें, तो लोकसभा में इससे जुड़े कितने बिल लाए जा सकते हैं और अगर 129वें संशोधन की बात करें तो क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, फिलहाल सोमवार को जो लोकसभा में विधायी कामकाज सूचीबद्ध किया गया है उसमें 2 विधेयक हैं। एक विधेयक जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर या बाकी जो केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनसे जुड़ा संशोधन बिल वो पेश किया जाएगा और उसके साथ ही साथ संविधान में 129वां संशोधन जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। दरअसल ये बिल कहता क्या है? ये बिल कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भविष्य में एक साथ कराए जाएं। हम जानते हैं कि कोविंद कमेटी जो बनी थी
उसने कई सिफारिश की थी। उसमें यह भी कहा था कि लोकसभा विधानसभा के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी कराए जाएं 100 दिनों के अंदर। लेकिन ये जो बिल आया है फिलहाल इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कही गई है। इसमें पंचायतों की और या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव की एक साथ की बात नहीं कही गई है। ये इसलिए है क्योंकि उसके लिए राज्यों में संशोधन की जरूरत होगी, राज्यों की सहमति की जरूरत होगी और वो एक आगे की प्रक्रिया है। उस पर देखते हैं कि चूंकि उसके लिए ज़्यादा संसाधन की जरूरत भी होती है। तो फिलहाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, उससे जुड़े प्रावधानों से ये विधेयक पेश होगा सोमवार को। देखिए ये विधेयक कहता क्या है, जो कोविंद कमेटी की सिफारिशें थी कमोबेश वही ये विधेयक कहता है, जिसमें कहा गया कि 5 साल का एक नियत कार्यकाल हो और अगर किसी विधानसभा में कोई सरकार गिर जाती है, यानी किसी राज्य सरकार में अगर वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती है कि सरकार नहीं बन पाती या सरकार गिर जाती है, तो फिर उतने समय के लिए चुनाव हो, यानी अगला जो चुनाव हो लोकसभा चुनाव के साथ ही हो। और जैसे कि हम आज एक देखते हैं कि कोई विधानसभा या कोई लोकसभा सीट खाली हो जाती है तो वहां पर उपचुनाव होता है, लेकिन वो उतने कार्यकाल के लिए होता है जितने समय के लिए विधानसभा का बाकी कार्यकाल बचा हुआ है। तो ये एक व्यवस्था हो जिससे कि बार बार चुनाव राज्यों के आते रहते हैं, उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तमाम आचार संहिता लगने की वजह से कुछ फैसले भी नहीं हो पाते। और एक आंकड़ा आया है जो ये कहता है कि 1.5% तक जीडीपी बढ़ सकती है अगर देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराया जाए। और चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब काफ़ी समय तक यानी 1 दशक तक ऐसा होता रहा कि केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते रहे। हालांकि बाद में जब कुछ राज्य सरकारें गिर गईं या फिर कांग्रेस के समय में कुछ सरकारें बर्खास्त की गई, चुनी हुई राज्य की लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें, जिस पर बीजेपी सवाल उठाती रही कि वो संविधान के मूल भावना का पालन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। इंदिरा सरकार ने 100 से ज़्यादा सरकार बर्खास्त करने का एक तथ्य है जो कांग्रेस की सरकारों के नाम है। तो ये बात सामने आई कि इससे अब दिक्कत हो रही है कि हर साल कुछ विधानसभा चुनाव होता है, जिसकी वजह से आचार संहिता लगती है, जिसकी वजह से मशीनरी लगती है। तो ये विधेयक अब सूचीबद्ध हो गया सोमवार को, और जब इस पर चर्चा होगी तो इसके बाकी जो प्रावधान है उस पर और विस्तार से स्थिति साफ हो पाएगी। चूंकि ये जो ड्राफ्ट है वो अब सांसदों को, जो हमारी जानकारी है, वो दे दिया गया है आज सुबह। तो मसौदा जो है इसका तैयार हो चुका है, सांसदों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। कमोवेश एकीकृत चुनावों के लिए एक आधार तैयार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा ये विधेयक सोमवार को अब किया जा सकता है पेश। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े, त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके, जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।
3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और साथ ही अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और नक्सल विरोधी अभियान को गति भी देंगे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान अमित शाह रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। इसके बाद जगदलपुर में सर्किट हाउस में नक्सल पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। साथ ही हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए लोगों से भी मिलेंगे। इसके अलावा अमित शाह सोमवार को बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। वहीं जगदलपुर में नक्सल अभियानों में वीर गति प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि देकर उनके परिजन से मुलाकात करेंगे। साथ ही हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के साथ मुलाकात भी करेंगे। वहीं जगदलपुर में सुरक्षा कैंप का दौरा और गांव के विकास कार्यों का निरीक्षण भी गृह मंत्री करेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन बेहद सख्त है और लगातार कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर की मदद से सड़क, नालों, जलीय ढांचों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन ने आज सुबह जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और साथी पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में विद्युत विभाग के साथ मिलकर विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 250 से 300 घरों, मस्जिद और मदरसों में बिजली चोरी पकड़ी गई। मामला संभल क्षेत्र के नखासा और दीपसराय का है। प्रशासन को एक मस्जिद से बड़ी मात्रा में बिजली के तार और अन्य उपकरण मिले हैं। इसी के आसपास के इलाकों में बिजली चोरी की जा रही थी। प्रशासन को अंदेशा है कि इसी तरह और भी मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। इससे पहले प्रशासन को बिजली चोरी की सूचना मिली थी। इसके बाद आज तड़के छापेमारी की गई। संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पैसिया ने कहा है कि बिजली चोरी के खिलाफ ऐसा अभियान चलाएंगे कि एक भी घर में बिजली की चोरी नहीं हो सकेगी। हम पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे। हैदराबाद में जेल से रिहा होने के बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। अल्लू ने साथ ही कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं और वो आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अल्लू ने एक बार फिर परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, कहा कि ये उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उन्हें खेद है। वे पूरे परिवार के साथ हैं और उनके लिए जो भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very, very unfortunate that we went to watch a film and there was an accident. You know, that is totally unintentional, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. You know, we can never cover the loss of the death of a person. It's a very, very, very challenging situation for the family. It's a very, very challenging situation for the family, and Ante, I just thank you for all your love and prayers for everybody, from all the fans across and for all the people across. Thank you.
हरियाणा पंजाब शंभू बॉर्डर से आज एक बार फिर 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि 101 किसानों का जत्था आज दोपहर दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस बीच हरियाणा सरकार ने अंबाला के 12 जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। वहीं कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया का भी शंभू बॉर्डर पहुंचने का कार्यक्रम है। इससे पहले भी किसानों ने कई बार दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन द्वारा प्रवेश नहीं मिलने पर बॉर्डर पर ही रोक कर उन्हें रुकना पड़ा। बता दें कि एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों के साथ किसान दिल्ली में विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पिछली बार दिल्ली में किसान प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव को देखते हुए प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने नहीं दे रही है, जिसके बाद किसानों ने अलग अलग बॉर्डर पर ही डेरा जमा रखा है, जिसमें शंभू बॉर्डर काफी चर्चित है, जहां किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा की सीमा पर जाम लगा रहता है। और अब महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर की। नागपुर में कल देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार होगा। पहले खबर आई थी कि कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को मुंबई में होगा। राज्य विधानमंडल का एक सप्ताह का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ ली है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत कुल 43 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार से पहले फडणवीस दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तीनों दलों के 40 मंत्री, जिसमें बीजेपी के 21, शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री शपथ लेंगे। तीनों सहयोगियों की सदस्य संख्या के आधार पर कैबिनेट फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया गया है। विधानसभा में बीजेपी के पास 132, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 विधायक हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की सफलता देखने की है तो गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरो गांव में आना चाहिए। इस गांव में हर वक्त बिजली तो आती है, लेकिन बिल नहीं आता है ना। कमाल की बात। देखिए डीडी न्यूज की इस खास रिपोर्ट को। देश के कई गांवों में जहां आज भी बिजली की समस्या है, वहीं इस गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। आज के समय में बिजली का भारी भरकम बिल भी कई घरों के लिए मुसीबत का सबब बना रहता है। लेकिन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्यघर योजना की वजह से गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव वालों को जहां बिजली का संकट नहीं है, वहीं बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ता। सरकार ने इस गांव के हर घर में 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल निःशुल्क उपलब्ध कराया है, जिससे ग्रामीणों को कई तरह के लाभ हो रहे हैं। हमारे पूरे गांव में 1 किलो वोल्ट की सोलर पैनल लगवाने से हमारे बिल को भरने का कोई डर होता नहीं है और हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है। मेरा मोदी जी का खूब खूब धन्यवाद और गुजरात सरकार का भी खूब खूब धन्यवाद मानते हैं। ये सब पूरे भारत देश में पहला सूर्य गांव बनाने के लिए मोदी साहब का हम खूब खूब आभारी है। सूर्य घर योजना अंतर्गत पूरे गांव में 1 किलोवाट की सोलर पैनल लगवाई है और सोलर पैनल लगवाने से पूरे गांव में बहुत आर्थिक रूप से फायदा हुआ है। इस योजना ने इस गांव की काया पलट दी है और इस गांव को सोलर विलेज बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। जहां लोगों को बिजली का संकट नहीं झेलना पड़ रहा, वहीं सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली की आय उनके खाते में जमा होती है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई अब बिना किसी रोक टोक हो रही है। गांव में छोटे व्यवसाय जैसे पार्लर और डेयरी को भी विशेष लाभ मिल रहा है। इस योजना से रोजगार सृजन भी हो रहा है। हमारे गांव में सूर्य घर योजना पूरे गांव में लग चुकी है। पहले लाइट बिल हमारे मंथली 1000 से 1100-1200 रुपया आता था। ये सोलर प्लांट लगने के बाद आज लाइट बिल 0 आता है। आज पूरा गांव का छोटा बड़ा धंधा करने वाला और प्रत्येक घरों वाले लोग देश के यशस्वी वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी से बहुत खुश है और उसका आभार व्यक्त करता है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये पहल न केवल पर्यावरण के लिए हितकारी है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर होगी मौसम से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली बर्फीली हवाओं ने अब देश के ज्यादातर हिस्सों को ठंड की चपेट में ले लिया है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय काफी तेज शीतलहर चल रही है। धूप निकलने के बावजूद ठंड बहुत ज्यादा है। अगले 2 दिन के लिए शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की ओर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में कोहरा छाया रहेगा। वहीं दक्षिणी हिस्सों की बात कर लेते हैं, जहां तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश मुसीबत बन गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया है। तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी में बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए एक खुशी की खबर है। अपनी सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है और हजारों सरकारी नौकरियों के भर्ती का ऐलान किया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में 52,453 पदों पर निकली भर्ती। चतुर्थ श्रेणी के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा। भर्ती के लिए 21 मार्च 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी शुरू। सीनियर टीचर के पदों पर भी निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापकों के 2129 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला है। 75,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणाओं पर अब अमली जामा पहनाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर आवेदन की शुरुआत कर दी गई है। RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 75,000 पदों पर भर्ती की अलग अलग विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जबकि बिजली विभाग और राजस्थान रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली हैं। कुछ भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है, जबकि कई भर्ती प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए मार्च 2025 से आवेदन शुरू होंगे। एक वर्ष में 32,000 पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज हमने 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और साथ ही 85,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज से हमने शुरुआत की है। राज्य के युवाओं का कहना है कि ये पहला अवसर है जब किसी सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में एक साथ भर्तियां करने का ऐलान किया गया है। हमें बहुत खुशी है कि सरकार एक साल का कार्यकाल होते सरकार ने इतनी वैकेंसी निकाली। हम चाहते हैं समय पे भर्तियां पूर्ण रूप से शुद्ध तरीके से पूर्ण होए और युवाओं की जो बेरोजगारी है वो खत्म होए। काफ़ी समय से जो तैयारियां करें उनमें उत्साह का माहौल है, क्योंकि जिसके लिए वो तैयारी करते हैं उनकी आज हर विभाग में जो भजनलाल सरकार जी ने जो भी विभिन्न विभागों में भर्तियां निकली उनका स्वागत करते हैं। ये सरकार का बहुत ही बढ़िया फैसला है कि उन्होंने इस टाइप की इतनी सारी वैकेंसी निकाली है। वैकेंसी ज़्यादा है तो उसको एक भरोसा हो जाता है कि सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारी कम कर रही है। राजस्थान सरकार ने युवा हितों के लिए कार्य कर रही है, बहुत ही सराहनीय है। राजस्थान सरकार आने वाले 5 सालों में 4 लाख नौकरी युवाओं को देने जा रही है। सरकार ने एक टारगेट सेट किया है जिसके तहत हर साल 1 लाख नौकरियों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी।
राजस्थान में युवा वर्ग लंबे समय से सरकारी नौकरियों के इंतजार में था। अब कई सरकारी विभागों में अलग अलग पदों पर निकाली गई भर्तियों से युवाओं ने खास तौर पर उत्साह जताया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार पर न सिर्फ उम्मीद बल्कि भरोसा भी जताया है कि समयबद्ध रूप से और पारदर्शी तरीके से इन भर्तियों का आयोजन जल्द ही पूरा हो सकेगा। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट होने और उनके देश छोड़कर भागने के बाद वहां हालात भयावह बने हुए हैं। वहां खुलेआम गोलीबारी और बमबारी की जा रही है। इस भयावह स्थिति में कुछ भारतीय भी फंसे थे जिन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया है। सीरिया से भारत लौटने वाले भारतीयों ने भारत लौटने पर सीरिया की भयावह स्थिति का जिक्र किया और मदद के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। यहाँ ग्लेन बिजनेस के थ्रू हम अगस्त में गए थे सीरिया, तो वहाँ पे 4 मंथ ड्यूटी किए। अचानक अपना प्लांट में हम लोग जॉब भी कर रहे थे, उसके बाद अचानक रॉकेट दिखाई दिया। पूरा रॉकेट 2-2, 3-3 रॉकेट चलने लगा प्लांट से। तो हम लोग अपना ये रॉकेट जब चलने लगा तो अपना एम्बेसी को इन्फॉर्म किया हम लोग। बाकी वहाँ पे हालात बहुत क्रिटिकल है। पर डे ऐसा कोई रात ना हो जो रात में हम लोग रॉकेट की आवाज़ ना सुने हो, गोली बंदूक की आवाज़ ना सुने हो। लेकिन हम लोग एम्बेसी को कांटेक्ट किए तो एम्बेसी हम लोग को सेफ जोन में लेकर गया। कोई खतरा नहीं था। बहुत सपोर्ट करा हम लोगों की एम्बेसी ने। बहुत अच्छे होटल में रखा, खाना अच्छे से खिलाया, लोग हर चीज़ की फैसिलिटी दी। वहाँ बहुत ही बुरा हाल था, बहुत बुरा बोले तो बहुत ही ज़्यादा। कभी ऐसा देखे नहीं हम लोग तो इंडिया में दीपावली का ही रॉकेट देखे, वहाँ रियली रॉकेट देखे और गोलियों की आवाज़ सुन के अभी भी धक धक हो रहा है। वो सब सोच के तो मैं बता नहीं पा रहा कि कैसा था। हमारी इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट करी, इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू। हम लोग वहाँ सीरिया में हालात ख़राब होने के बाद मतलब एम्बेसी से हम लोगों को फ़ोन आया कि मतलब आप लोग यहाँ से निकल जाइए। तो फिर हम लोग उस आंखों से देखी, मतलब 3-4 किलोमीटर दूर पे मतलब गोला बारूद फट रहे थे। उसको देख के हालत बहुत ख़राब था। उसके बाद एम्बेसी से फ़ोन आया। उसके बाद हम लोगों को बेरूत शिफ्ट किया गया। उसके बाद वहाँ 3 दिन रखने के बाद हम लोगों का टिकट कराया गया है। टिकट करा के यहाँ लाया गया है। मोदी जी के लिए हम लोग बहुत आभारी रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लाभार्थियों की कहानी सोशल मीडिया पर साझा की और बताया कि योजना के पहले चरण के तहत लगभग 280 कंपनियां इस पहल में शामिल हो गई हैं और पूरे देश में 740 से अधिक जिलों से ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए हैं। इनमें से 570 से अधिक जिलों के लोग पीएम इंटर्न्स के रूप में शामिल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अपनी टैगलाइन सर्वश्रेष्ठ से सीखिए। इसके अनुरूप यह योजना अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करती है, मूल्यवान रोजगार संभावनाएं पैदा करती है। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की 23 वर्षीय फार्मा ग्रेजुएट तनु रतन और आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के उदय किरण की यात्रा को भी साझा किया। और डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ वक्त हो चला है इस बुलेटिन को विराम देने का। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। बीड़ा उठाया है देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने का, तो कहीं चल रही है पक्षियों के संरक्षण की मुहिम। देश भर में एक से बढ़कर एक शानदार लाइब्रेरी जो भूखे दिमागों को जोड़ रही हैं शिक्षा से।
कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की विशाल
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हिमालय जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी एक कर्मयोगी जिन्होंने विश्व में मान बढ़ाया भारत का, विकास के अमृत पथ पर लेकर चला देश को, देश के प्रति त्याग और समर्पण का भाव लिए भारत के सम्मान और पहचान के लिए समर्पित 140 करोड़ लोगों के दिलों की आवाज भारतीय राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी, उनके जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, हर शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में आज होने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य। लोकसभा में संविधान पर हो रही विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे हिस्सा। चर्चा का आज दूसरा और अंतिम दिन। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक। प्रस्तावित बिल में एक देश एक चुनाव का है प्रस्ताव। गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिन के दौरे पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा और सुरक्षा शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और मौसम की खबरों में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदान में बढ़ाई ठिठुरन। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बारिश बनी आफत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। संसद में होने वाली इस 4 दिवसीय चर्चा के शुरुआती 2 दिन लोकसभा के लिए सुनिश्चित थे। इसी के चलते आज शनिवार को विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई सांसदों ने इस पर अपनी बात रखी थी। वहीं बात राज्यसभा की करें तो संविधान पर चर्चा सोमवार और मंगलवार को सूचीबद्ध है। लोकसभा की सोमवार की कार्यसूची में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 पेश होने के लिए सूचीबद्ध है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के माध्यम से संभवतः साल 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए एक अधिसूचना नियत तिथि निर्धारित करेगी। इसके लिए 2 सितंबर 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। उच्च स्तरीय समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पहले चरण में लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं सहित विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तावित है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र कानून संशोधन विधेयक 2024, संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 5 में संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 5 में संशोधन और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव है। संविधान 129वां संशोधन विधेयक सोमवार को
लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। शैलेंद्र, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। कहा जा रहा था कि ये विधेयक जो है संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जा सकता है। हालांकि पहले ये सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन अब सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसे में 12 दिसंबर को जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिली थी, इसके बाद इस विधेयक का लोकसभा में पेश होने का रास्ता अब साफ हो गया था। अगर इस विधेयक की बात करें, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें, तो लोकसभा में इससे जुड़े कितने बिल लाए जा सकते हैं? और अगर 129वें संशोधन की बात करें तो क्या क्या बदलाव होंगे? देखिए, फिलहाल सोमवार को जो लोकसभा में विधायी कामकाज सूचीबद्ध किया गया है, उसमें 2 विधेयक हैं। एक विधेयक जो केंद्र शासित प्रदेश है, यानी दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर या बाकी जो केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उनसे जुड़ा संशोधन बिल वो पेश किया जाएगा। और उसके साथ ही साथ संविधान में 129वां संशोधन जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। दरअसल ये बिल कहता क्या है? ये बिल कहता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भविष्य में एक साथ कराए जाएं। हम जानते हैं कि कोविंद कमेटी जो बनी थी उसने कई सिफारिश की थी। उसमें यह भी कहा था कि लोकसभा विधानसभा के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव भी कराए जाएं 100 दिनों के अंदर। लेकिन ये जो बिल आया है, फिलहाल इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात कही गई है। इसमें पंचायतों की और या फिर नगर पालिकाओं के चुनाव की एक साथ की बात नहीं कही गई है। ये इसलिए है क्योंकि उसके लिए राज्यों में संशोधन की जरूरत होगी, राज्यों की सहमति की जरूरत होगी, और वो एक आगे की प्रक्रिया है। उस पर देखते हैं कि चूंकि उसके लिए ज़्यादा संसाधन की जरूरत भी होती है। तो फिलहाल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों, उससे जुड़े प्रावधानों से ये विधेयक पेश होगा सोमवार को। देखिए, ये विधेयक कहता क्या है? जो कोविंद कमेटी की सिफारिशें थी, कमोबेश वही ये विधेयक कहता है, जिसमें कहा गया कि 5 साल का एक नियत कार्यकाल हो, और अगर किसी विधानसभा में कोई सरकार गिर जाती है, यानी किसी राज्य सरकार में अगर वहाँ पर कोई ऐसी स्थिति आती है कि सरकार नहीं बन पाती या सरकार गिर जाती है, तो फिर उतने समय के लिए चुनाव हो, यानी अगला जो चुनाव हो लोकसभा चुनाव के साथ ही हो। और जैसे कि हम आज देखते हैं कि कोई विधानसभा या कोई लोकसभा सीट खाली हो जाती है तो वहां पर उपचुनाव होता है, लेकिन वो उतने कार्यकाल के लिए होता है जितने समय के लिए विधानसभा का बाकी कार्यकाल बचा हुआ है। तो ये एक व्यवस्था हो जिससे कि बार बार चुनाव राज्यों के आते रहते हैं, उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। तमाम आचार संहिता लगने की वजह से कुछ फैसले भी नहीं हो पाते। और एक आंकड़ा आया है जो ये कहता है कि 1.5% तक जीडीपी बढ़ सकती है अगर देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। और चूंकि ये कोई पहली बार नहीं है, जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने देखा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तब काफ़ी समय तक यानी 1 दशक तक ऐसा होता रहा कि केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते रहे। हालांकि बाद में जब कुछ राज्य सरकारें गिर गईं या फिर कांग्रेस के समय में कुछ सरकारें बर्खास्त की गई, चुनी हुई राज्य की लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें, जिस पर बीजेपी सवाल उठाती रही कि वो संविधान के मूल भावना का पालन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। इंदिरा सरकार ने 100 से ज़्यादा सरकार बर्खास्त करने का एक तथ्य है जो कांग्रेस की सरकारों के नाम है। तो ये बात सामने आई कि इससे अब दिक्कत हो रही है कि हर साल कुछ विधानसभा चुनाव होता है, जिसकी वजह से आचार संहिता लगती है, जिसकी वजह से मशीनरी लगती है। तो ये विधेयक अब सूचीबद्ध हो गया सोमवार को, और जब इस पर चर्चा होगी तो इसके बाकी जो प्रावधान है उस पर और विस्तार से स्थिति साफ हो पाएगी। चूंकि ये जो ड्राफ्ट है वो अब सांसदों को, जो हमारी जानकारी है, वो दे दिया गया है आज सुबह। तो मसौदा जो है इसका तैयार हो चुका है, सांसदों को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। कमोवेश एकीकृत चुनावों के लिए एक आधार तैयार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ा ये विधेयक सोमवार को अब किया जा सकता है पेश। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन का व्यापक विषय उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना, साथ ही जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना है। व्यापक विषय के अंतर्गत 6 क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इनके अंतर्गत विनिर्माण सेवा, ग्रामीण गैर कृषि, शहरी, नवीकरणीय ऊर्जा और परिपत्र अर्थव्यवस्था को विस्तृत चर्चा के लिए चिन्हित किया गया है। विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास केंद्रों के रूप में शहरों का विकास, निवेश के लिए राज्यों में आर्थिक सुधार और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से क्षमता निर्माण पर 4 विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्र विशेषज्ञ और साथ ही अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। और आइए सीधा रुख करते हैं। भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा का 50वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पे वहां पर शिरकत कर रहे हैं। Our Upanishads, our Purans, our epics, Ramayana and Mahabharata. And Gita has solution to every problem we face. But what has been said in Gita, I quote, Yeg Arthartha Karmano, gains new relevance in our tech-driven era. When work becomes yeg in this digital age, it creates transformative impact across society. When it happens yeg, results are not arithmetic, they are geometrical. And therefore, every digital initiative becomes a building block towards Viksit Bharat at 2047. This demands innovation, thinking out of the box. It demands that an idea that occurs to us should not be parked in our mind. It must be tested. The next is modern civil servants must be tech savvy, facilitators of change transcending traditional administrative boundaries. We must adopt. We can learn this lesson from our children. My grandson took my iPhone and said, Nana, why are you calling for a mirror? He put the screen, clicked, and I could see it was a mirror. The Honorable Minister rightly focused. Security has taken a new dimension now. And that security is you have to protect beyond your boundaries national digital assets. It has become crucial. Cyber security and data integrity are vital, and they are as vital as fiscal prudence. We have seen recently in news reports how systems have been paralyzed or made dysfunctional, and the invasion was not conventional. So, you are taking homework also from this place. India is a distinct country for a simple reason that we are wedded to very strong ethical standards. And therefore, our ethical foundations must also extend into digital realm, setting new benchmarks for transparency and security. The future, friends, demands quantum-safe encryption and blockchain-based accountability systems. I know you are fully geared to lead these transitions. Time to take a big leap. The next in my mind that I need to share with you is cross-departmental collaboration becomes vital in an interconnected world. This is very important, you see. We must be in synergistic mode. We must be in sync with each other. I have quite often impressed on everyone the doctrine of separation of powers is nothing but that the 3 institutions, the judiciary, the executive, and the legislature, they must act in tandem and togetherness. They must act in harmony.
Trust me, there will ever be issues in the family or in the system. Issues are organic. Issues help us go forward like a failure. A failure is not a setback. It propels you to attain success next time. But we must learn to respect the other point of view. It is your discretion to accept the other point of view or not to accept it. But to reject or not to entertain the other point of view is not civility, but surely. आप देख रहे थे डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा के 50वें स्थापना दिवस के समारोह का, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधन दे रहे थे, जहां उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने पर जोर दिया। साथ ही साथ उन्होंने डाक विभाग में साइबर सिक्योरिटी और डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रॉस डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर हम जिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इस समय जी रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भाजपा नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में लगभग 5000 पन्नों का प्रमाण पत्र सौंपा है। इसके अलावा फर्जी वोटरों के मामले में भी केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 17 लाख फर्जी मतदाता हैं। सुकांत मजूमदार ने साथ ही कहा कि चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी दी गई है और निवेदन किया गया है कि इन डुप्लीकेट नामों को पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। हमने पश्चिम बंगाल की तरफ से ओम पाठक जी हमारे पार्टी की तरफ से जो देखते हैं इलेक्शन कमीशन, और अमित मालवीय जी जो हमारे इंचार्ज है, उनके सहित मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया। पूरे पश्चिम बंगाल में 17 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स है, उसमें 34,000 ऐसे वोट है जो एपिक नंबर डुप्लीकेट है, और बाकी 16 लाख से ऊपर नाम ऐसे पाए गए हैं जिसमें एपिक नंबर अलग है लेकिन नाम सेम है, रिलेटिव का नाम सेम है, एड्रेस सेम है, और उसके साथ साथ जो एज है एज ही सेम है। इट कैनॉट बी ए कोइंसिडेंट, और इन सब का रिप्रेजेंटेशन हमने इलेक्शन कमीशन को दिया है और उन्हें अनुरोध किया है जो डुप्लीकेट नेम्स हैं, 17 लाख डुप्लीकेट नेम, ये पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटाया जाए। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर डी गुकेश को बधाई दी है। खेल मंत्री ने कहा कि गुकेश की ऐतिहासिक उपलब्धि से देश और युवा भी प्रेरित होंगे। गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 18 वर्ष की कम आयु में जीत के बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करी है, अपना स्वयं का और देश का गौरव बढ़ाया है। मैं गुकेश को हार्दिक शुभेच्छाएं देता हूं और उसमें से प्रेरणा लेके हमारे देश के यंग एथलीट आगे बढ़े और प्रगति के रास्ते पे अपने के लिए भी सफलता को हासिल करे, ऐसी अपेक्षा है। डी गुकेश के विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर चेन्नई स्थित उनके विद्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। विद्यालय से जुड़े सभी लोगों को बेहद खुशी है कि उनके विद्यालय का छात्र दुनिया का सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बना है। So it is truly such an inspiring thing to know that our beloved student Gukesh has become the world chess champion, and it is an opportunity to study in the same school that he did. Our school helps us both in our sports and our academics and helps us balance everything. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने Gukesh and his historical the achievement in World Chess Championship 2024. So as we just got this is information yesterday, so from this moment we are in unexplainable that enjoyment and also this excitement at present. केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पोर्ट्स बिल के ड्राफ्ट को लेकर खिलाड़ियों के साथ चर्चा की है। खेल मंत्री के साथ चर्चा के बाद खिलाड़ियों ने कहा कि स्पोर्ट्स बिल सरकार की एक अच्छी पहल है और इसके आने के बाद देश में खेलों का विकास होगा। कि स्पोर्ट्स बिल जो लेके आना चाह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी तो इच्छा है ही, हम तो बहुत सालों से डिमांड कर रहे हैं
कि ये फेडरेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें फिर एक चीज़ के ऊपर और बातचीत की गई कि स्पोर्ट्स एडवाइजरी कमेटी एक बनाई जाए जल्दी से जल्दी, और क्योंकि आने वाला 2036 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हमें ओलंपिक में कुछ अच्छा करके दिखाना है तो उसके लिए आज से ही हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। उनकी सोच है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, पहले भी एक बार 2-3 महीने पहले भी एक मीटिंग हुई थी, मैंने भी अटेंड की थी वो, और उनको काम को देखते हुए हमें लग रहा कि जो ये बिल आएगा स्पोर्ट्स बिल, ये खेल जगत में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा, साबित होगा, जिससे कि बहुत बेनिफिट होंगे। हर जगह पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, सभी जो खिलाड़ी हैं उनको बहुत इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।